हेलो सीए साहब लोगों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने आपके इस यूट्यूब चैनल में सीए साहब में। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीपीटी की या सीए फाउंडेशन की रेगुलर क्लासेस। अभी पहले सीपीटी होता था, अब सीए फाउंडेशन हो चुका है ये, और इसकी रेगुलर क्लासेस आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आज आपको मर्केंटाइल लॉज या जो आपका लॉ का जो पार्ट है उसे शुरू करने जा रहा हूँ। मैं एक दिन आपको लॉ की क्लासेस अपलोड करवाऊंगा, आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और एक दिन हम बात करेंगे अकाउंट्स की। मैं 2 सब्जेक्ट आपको फिलहाल टीच करूंगा, मैथ्स, रीजनिंग, और जो बाकी आपका इकोनॉमिक का पार्ट है, इकोनॉमिक्स एंड अदर जो आपका एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 4, उसके लिए मैं फैकल्टी ढूंढ रहा हूँ बच्चों। अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड जल्दी ही करवाऊँगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक अगर आपने अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दी है तो इट्स वेरी गुड। आपने कुछ ना कुछ अपना सिलेबस देखा भी होगा। तो सीए एक्चुअल में बहुत आसान है, लेकिन हम उसे खुद कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमें एक स्ट्रेटेजिक स्टडी करनी होती है, और जबकि हम उस स्ट्रेटेजी से हट के अगर कुछ अदरवाइज करते हैं तो हमारी सीए उस तरह से हो जाती है जैसे एक आप दलदल में अगर कोई गाड़ी फंस जाती है, अगर वो एक झटके में निकल जाती है तो वो आसानी से निकल जाएगी, लेकिन अगर वो दलदल में एक बार फंस गई तो बच्चों निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सीए कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया है तो बिलीव मी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपसे मतलब इतना प्यार हो जाएगा ना उनको, वो बार बार आपसे पूछेंगे, फ़ोन करके पूछेंगे बच्चों कि क्या आपका ग्रुप निकल गया, क्या आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और अगर नेगेटिव आंसर मिलता है बच्चों, उनको बड़ी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। सो एक ये छोटी सी हैरेसमेंट भी रहती है हमारे, मतलब जो हमारा 4 to 5 ईयर्स का ये टर्म रहेगा, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग भी रहती है, बिकॉज हमें ऑफिस के साथ अपनी स्टडी मेंटेन करनी होती है। बट बिलीव मी, मैं जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ बहुत शॉर्ट रहेगी, कंसाइज रहेगी, टू द पॉइंट रहेगी, और बिलीव मी 60% मार्क्स आप आसानी से सिक्योर कर सकते हो जो सब्जेक्ट मैं आपको टीच कर रहा हूँ। बस आप अपनी रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा, और जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ उसे आप पढ़ते रहिएगा, और क्लासेज रेगुलर बेस पे आपने देखनी है। अपने नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों, चाहे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ, चाहे आपको किसी अदर सोर्स से भी अगर नोट्स मिल रहे हैं तो भी अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। जो आप लिखते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। फ्रेंड्स, अब पहले क्या होता था, सीपीटी होती थी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे। अब सीए फाउंडेशन हो चुकी है जिसमें आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आपको 4 से 6 नंबर का कोई भी 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, और आपको उसके ऊपर अपने व्यूज़, केस स्टडी या जो भी होती है उसके ऊपर अपने व्यूज़ या फिर अपना आंसर लिखना होता है। फ्रेंड्स, हम जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसमें 5 लॉ है फिलहाल, और पहला हमारा जो लॉ मैं जो कवर करने जा रहा हूँ उसमें है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्रेंड्स, इसमें कुछ सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको A to Z सेक्शन याद करने हैं या फिर मतलब शुरू से लेके लास्ट तक आपको सब कुछ याद करना है, नहीं। कुछ सेक्शन आपको याद करवाऊंगा मैं, कुछ केस स्टडी आपको याद करनी है। जो इम्प्रेशन ये रहता है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम में कोई केस लॉ लिखते हैं या फिर सेक्शन लिखते हैं तो एग्जामिनर के एक माइंड में एक पॉजिटिव आपकी इमेज आ जाती है कि हाँ, बच्चे को काफ़ी पता है। और अगर आप एक राइटिंग भी अगर आपकी क्लियर है, साफ है, नीट एंड क्लीन आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो, सो बिलीव मी आपके बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आप इस सब्जेक्ट में। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। सो चलिए शुरू करते हैं, बाकी की बातें हम साथ के साथ करते रहेंगे। सो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारे सिलेबस में है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई है। ये मैंने जो सामने अपने रखा हुआ है, ये आपका इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट की ही कॉपी है सिलेबस की। सो ये जो आपका पार्ट है, लॉज वाला पार्ट है, ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा, और 40 मार्क्स का इसमें एक और पार्ट है, वो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें आपका फर्स्ट जो एक्ट कवर किया गया है वो किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और मेजर आपका यही एक्ट इसके अंदर कवर होगा। इसमें से मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे आसान एक्ट है बच्चों ये। इस एक्ट से आपको प्यार हो जाएगा, आप मतलब बच्चे आपस में बात करोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही बात करोगे, बाकी सब बातें भूल जाओगे आप।
इसमें क्या क्या है बच्चों, इसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एसेंशियल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्री कंसेंट क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, बहुत अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसमें कोई लीगल रूल, केस स्टडीज, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रोमिस क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बातें आ जाएगी कि एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे फ्री कंसेंट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बातें हम पढ़ेंगे, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इस तरह की बातें हम पढ़ेंगे। वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, और वॉइड एब इनिशियो, कुछ फॉरेन टर्म्स की भी बात करेंगे। इन फॉरेन टर्म्स का भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। अगर आप कुछ टेक्निकल यूज करते हो तो नो डाउट आपका पेपर साउंड दिखेगा, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। परफॉर्मेंस क्या होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कब एग्रीमेंट होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, आप टाइम क्या रहता है, प्लेस क्या रहता है, इफेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का, प्रोमिसेस का, एक्सेप्टेंस का। कुछ है इसमें कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, ब्रिज कर देते हैं अपने प्रोमिस को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके केस में आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके बाद कंटीजेंट या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ज़्यादा नहीं है, मतलब कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, इसमें और भी है पार्ट, और जो आपके लेवल पे कवर किया गया है वो बहुत आसान है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ 30 से 40 केस लो याद करने हैं जो अच्छे वाले हैं, जिनके ऊपर एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में मेंशन करते हैं क्या कि ये इस केस के ये फैक्ट्स हैं, तो यार बड़ी जल्दी मार्क्स देता है एग्जामिनर। आप सबसे ऊपर वही मेंशन करो, सेक्शन मेंशन करो, केस स्टडी मेंशन करो, देन अपने मतलब उस सेक्शन की अगर आप किसी की रेफरेंस दे रहे हो तो सेक्शन में लिखा क्या है। हम बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम एनालिसिस की पढ़ेंगे। सीए फाउंडेशन लेवल पे आपको बेयर एक्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ मैं डेफिनेशन ज़रूर याद करवाऊंगा आपको, जो कि ज़रूरी है। 5-6 आई थिंक इसमें शुरू में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो आपके टिप्स पे होने चाहिए डेफिनेशन, उन डेफिनेशन से ही आपका ये सारा निकलता जाएगा। बाद में जैसे कुछ और आएगा, मतलब अब जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे कुछ फर्दर हम चीज़ें सीखते जाएंगे और बहुत आपके लिए ये आसान सा होता जाएगा। उसके बाद आएगा बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात मैं करूँगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवाने के बाद। फ्रेंड्स, मैं अपनी क्लास रखूँगा 45 मिनट के अप्रोक्स की, क्योंकि आई थिंक आप लोग +2 में होंगे या फिर आप +2 पास कर चुके होंगे या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे। हम इस लेवल पे मतलब इतना ज़्यादा मतलब कैपेबल नहीं होते कि हम 3 या 4 घंटे की क्लासेस देख सकें, जैसे कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं, या फिर 2-2.5 घंटे की मैं क्लास बना दूँ तो बोरियत आने लग जाती है बच्चों, क्योंकि ये आफ्टर ऑल है तो थ्योरेटिकल ही सब्जेक्ट ना। मैं अपनी क्लास रखूँगा मैक्सिमम 45 मिनट्स की, वो मेरे लिए भी ईजी रहेगा और आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। बट 45 मिनट्स का आप डे टू डे रिवाइज करेंगे, ये आप खुद से प्रॉमिस करेंगे, उसके बाद ही मतलब हमारी इन क्लासेस का कुछ आपको बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सिलेबस हमने देख लिया है इस पर। हाँ जी, हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो आपके सामने स्क्रीन आपको दिख रही है, आई थिंक आपको अच्छे से आपने पहले देखी होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अपना सीए फाउंडेशन में, तो आपको जो इंस्टीट्यूट से बुक्स मिली है, स्टडी मैट जिसे हम बोलते हैं, उसमें ये वही कॉपी है बच्चों, ये उसी की सिंप्लीफाइड कॉपी है। ये मेरे नोट्स नहीं है, मेरे नोट्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर करेंगे। आज की डेट में बच्चों जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट दे रहे हैं हमें, वो बहुत अच्छा है। मतलब उसे कवर किए बिना जाना एग्ज़ाम में एक हमारी मूर्खता रहेगी। इसलिए सबसे पहले आप स्टडी मैट को कवर कीजिए, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है टू द पॉइंट पढ़िए। उसके बाद फर्दर हम करेंगे, नो डाउट मैं अपने सिंप्लीफाइड नोट्स आपको और भी दूंगा और उसमें से हम रिवाइज करेंगे। और जब मैं रिवाइज करूंगा, जब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल एग्जांपल्स, कुछ एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, वो लेकिन रिवीजन के टाइम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट। सेकंड रीज़न ये है बच्चों इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट टेकअप करने का, कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट आप सबके पास है। अगर मैं मान लो किसी एक पर्टिकुलर बुक से आपको टीच करवाता हूँ, कोई भी मार्केट से जो अच्छी बुक है, मैं अगर उठा के उससे टीच करवाता हूँ, तो वो बुक हो सकता है आप सभी के पास ना हो। और मैं मार्केट की किसी बुक पे बिलीव नहीं करता बच्चों, मैं तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट पे बिलीव करता हूँ। एक टाइम होता था जब स्टडी मैट में अच्छा कंटेंट नहीं आता था, जब मैंने सीपीटी की थी 2008 में, उस टाइम इतना अच्छा कंटेंट नहीं आता था बच्चों। उस टाइम तो बस मतलब टाइम पास ही होता था। लेकिन आज की डेट में जो आपको स्टडी मैट मिल रहा है, बिलीव मी, ये मतलब 100% एक्यूरेट,
सीपीटी लेवल पे तो 100% एक्यूरेट आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे की हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन ये बहुत अच्छा है बच्चों, इसको कवर कीजिए। इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो आपके पास एक स्टडी मैट आया होगा, आपके पास एक प्रैक्टिस मटेरियल भी आया होगा। आप प्रैक्टिस मटेरियल से खुद कीजिएगा, स्टडी मैट मैं आपको करवाऊँगा। सो बच्चों शुरू करते हैं। सब हमारा एक्ट है कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इसके अंदर जो मेन बात है वो है कॉन्ट्रैक्ट। ये है बच्चों, ये है सारे फसाद की जो जिसके बारे में हम आप पढ़ना शुरू करेंगे। जो होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम डे टू डे अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आप घर से निकलते हो, आप कॉलेज के लिए अपनी बस या ऑटो लेते हो और कॉलेज पहुंच जाते हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको पता नहीं चला। आप किसी शॉप पे गए, आपने एक चॉकलेट के लिए पैसे दिए, आपने चॉकलेट खरीदी और खाई, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया दुकानदार के साथ, लेकिन हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी लाइफ में बच्चों, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है नहीं है, वैलिड है, वर्डेबल है, ये बातें हम सब सीखेंगे अभी, लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो हम बात करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपली मतलब बिल्कुल मैं लॉ से हट के अगर इससे बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई भी मतलब दो बंदों के बीच में आपसी समझौता, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बिल्कुल सिंपली बोल रहा हूँ बच्चों, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी। ए के पास एक साइकिल है, मान लो ए के पास एक साइकिल है और बी कहता है कि देखो ए, आप मुझे ये 1000 रुपये की अपनी साइकिल सेल कर दो। ए कहता है ठीक है, मैं अपनी साइकिल आपको 1000 रुपये में सेल करता हूँ। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है बच्चों। अब कैसे ये साइकिल ले लेगा, ये 1000 रुपीज़ ले लेगा, ये फ्री में थोड़ी ना मांग रहा है बच्चों। वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1000 रुपीज़ दे दो, वो कह रहा है साइकिल दे दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह से मतलब कोई भी हो, जैसे कि एक पर्सन है, वो कहता है कि ये पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए को जाना है सर मुंबई, मान लो ये मुंबई जाना चाहता है और बी के पास है कार। ए कहता है बी से देखो बी, तुम मुझे मुंबई तक छोड़ के आओ, मैं आपको 5000 रुपये दूंगा एज किराया, फेयर फ्रेट, जो भी आप कहें। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है। ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगी राइड, जो उसके लिए जिस काम के लिए वो मुंबई जाना चाहता है उसका वो वहाँ पे जाने के बाद काम होगा। और बी को क्या मिलेगा? बी को मिलेगा किराया। सो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। चलो मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं कोई लॉ की बात नहीं कर रहा फिलहाल आपसे, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ। आज क्या हुआ बच्चों, सुबह सुबह मतलब मैंने एक बुरा सपना देखा। अब बुरा सपना देखा, मुझे लगा कि मुझे कुछ मतलब गुंडे आके मार रहे हैं। अब मैं जैसी सुबह जगा तो मेरे तो होश उड़ गए, यार कोई मार रहे हैं मेरे को। तो मैं गया बच्चों, भागा भागा नहा धो के मैं मंदिर में गया। मंदिर में मैंने चढ़ाया 100 का नोट। मैंने कहा भगवान जी बचाना गुंडों से, पिटाई मत करवा देना कहीं से। तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने? अब देखो अभी जो मैंने एग्जांपल दिए, पार्टीज 2 थी, ए था बी था। सो अब मैंने जाके 100 रुपीज़ भगवान के पास रखे हैं, मतलब मैंने उनको अपनी श्रद्धा से अर्पित किए हैं। सो क्या मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? मैं इस बात का जवाब बच्चों अभी नहीं दूंगा आपको, हम पढ़ेंगे अभी। हम जब पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉइंट करवाने के बाद मैं आपसे फिर यही क्वेश्चन याद दिलाऊंगा कि मुझे उस दिन सपना आया था, और फिर मैं बताऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। सो अगर मैं अब बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं सिंपली आपको एक डेफिनेशन बताऊं, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अभी मैं सेक्शन नहीं बता रहा, मैं सेक्शन अभी जिक्र ही नहीं कर रहा, सेक्शन मैं याद करवाऊंगा आपको, टिप्स पे होंगे आपके सेक्शन से भी। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट, ये आपके नीचे दी हुई है बच्चों, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये स्टाइलस मुझे है ना इतना चलाना नहीं आता। एनफोर्सेबल
ये डेफिनेशन है बच्चों, लीगल डेफिनेशन है ये, एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल वाला, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। बस इतना ही, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म। इस एक डेफिनेशन के चारों तरफ घूमेगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहली बात, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट होना चाहिए बाय लॉ एनफोर्सेबल। मतलब अब ये एनफोर्सेबिलिटी का क्या पॉइंट है, एग्रीमेंट अब मैं नो डाउट डिस्कस करूंगा, अभी पहले मैं एनफोर्सेबिलिटी बताता हूँ। एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, मेरे पास एक मोबाइल था एप्पल का, बड़ा प्यारा सा। मैं एक दिन पार्क में बैठा, वैसे ही बैठा था, फ़ोन मेरे हाथ में था, तभी एक बंदा आया, मेरे सिर पे उसने रखी बंदूक और कहता है ये मोबाइल मुझे दे दे और ये पकड़ 5,000 रुपये। मैंने कहा भाई ये 5,000 का तो नहीं है, ये तो 50,000 रुपये का है। कहता है नहीं, 5,000 रुपये का दे दे और ये पकड़ 5,000 रुपये और मोबाइल मुझे दे। अब मुझे दिख रही है मेरे सिर पे बंदूक, अगर मैंने ना की तो मोबाइल भी जाएगा और कुछ और भी चला जाएगा। सो मैंने मोबाइल तो दे दिया। अब क्या वो जो उसने एक्ट किया वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, या फिर मैं थोड़ा सा और एग्जांपल को मॉडिफाई करता हूँ आपको और इजीली समझाने के लिए। मैं अगर मान लो वो पहले आप जैसे पुरानी ओल्ड फिल्म्स में देखते थे कि किसी को भी बुलाया जाता था, मतलब किसी बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी होती थी और 4-5 गुंडे उसे उठा के लेके आते कहीं पे और सामने एक बड़ा सा डॉन बैठा होता था, ऐसे कहता है चलो साइन करो, वो कुछ पेपर देता है और साइन करवा लेता है उसके ऊपर। सो क्या वो एक्ट एनफोर्सेबल है बाय लॉ? नहीं, वो एनफोर्सेबल नहीं है। आप कोई भी, मतलब ये हम एनफोर्सेबिलिटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं कि आपने किसी की कंसेंट, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन तरीकों से ली है। मतलब आपने किसी के साथ फ्रॉड करके लिया है, आप अपनी कार को अपने घर के सामने रख रखे, आप किसी अपनी मान लो कोई शॉप है उसके सामने अपने अपनी एक कार को रखा है, बिल्कुल चमका रखा है, उसके ऊपर नया पेंट करवा रखा है, उसके जो मडगार्ड वर्ड्स थे बिल्कुल नए करवा रखे हैं, अपने शीशे बिल्कुल साफ किए हुए हैं, और आप उसको कहते हो कि भाई मैं ये अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ। एक ग्राहक आता है, वो कहता है अच्छा है आप ये गाड़ी सेल कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल सेल कर रहा हूँ। उसने कहा कि क्या ये गाड़ी का कोई एक्सीडेंट का रिकॉर्ड है? आपने कहा अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जबकि उस गाड़ी का एक्सीडेंट का रिकॉर्ड था, वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, आपने उसको ठीक करवाया हुआ था, और आप कहते हो अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जैसी गाड़ी है, मैं तो ऑफिस जाता था और मैंने इसको खड़ा किया हुआ है बेचने के लिए। और आपके इस मिसरिप्रेजेंटेशन फैक्ट और फ्रॉड के कारण सामने वाला पर्सन आपसे वो कार ले लेता है। तो क्या ये मतलब जो उसने किया है क्या ये सही है? क्या ये मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा इससे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामने वाली पार्टी की जो कंसेंट थी वो फ्रॉड से ली गई है। इसी तरह से हम कोई झूठी बात बताकर या फिर कोई फैक्ट को छुपाकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एनफोर्सेबल नहीं होते, या फिर उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, नो डाउट हम डिटेल में उसको देखेंगे। सो पहली बात, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों? मैं एक बात एक साफ पेज पे जाता हूँ। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट की मैं डेफिनेशन आपसे डिस्कस करूंगा एक बार। व्हाट इज एग्रीमेंट? मैं सेक्शन नहीं लिख रहा कोई भी। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी set of promise, every promise and every set of promise forming the consideration for each other, ये होता है जी एग्रीमेंट। Every promise and every set of promise forming the constitution for each other is called agreement। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बच्चों, ये है एग्रीमेंट। कैसे? इस every promise and every set of promise, पहले मैं आपको इनका मतलब बताता हूँ। देखो, अगर दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हो सकता है वो एक सिंगल प्रॉमिस हो सकता है मल्टीपल प्रॉमिस हो, ये भी तो हो सकता है कई प्रॉमिस हो। जैसे मैंने कहा, मैंने एक व्यापारी के पास
गया, मैंने उसको कहा देख भाई मेरे पास एक गाय है, मुझे उसके लिए कुछ फूड चाहिए होता है जो गाय खाती होंगी, फीड टाइप का। मैंने कहा कि मेरे पास एक गाय है, मुझे उसके लिए फीड चाहिए, मैं तुझे आज 1000 रुपये दे रहा हूँ, या फिर मैं कह रहा हूँ कि आप 200 रुपीज़ पर बैग मुझे वो फीड प्रोवाइड करवाना हर वीक में। तो इसमें क्या एक प्रॉमिस है? मेरी तरफ से तो एक प्रॉमिस है, लेकिन वो मल्टीपल है, सेट ऑफ प्रोमिस है ना। तो इस तरह से ये सेट या तो एक प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रोमिस हो, एंड फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब एक अगर मैं अब बात करूँ एक एग्जांपल लेके, मैंने अभी भी एक एग्जांपल लिया था ए के साथ बी का। ए कहता है मुझे जाना है मुंबई, और ये कहता है मैं आपको दूंगा 5000 रुपये। अब ए के लिए क्या कंसिडरेशन है? ए के लिए कंसिडरेशन है मुंबई जाना। बी के लिए क्या कंसिडरेशन है? बी के लिए कंसिडरेशन है 5000 रुपीज़। सो क्या यहाँ पर कोई प्रॉमिस है? बिल्कुल है। कौन सा प्रॉमिस? एक कहता है बी को मैं तुझे 5000 रुपये दूंगा। बी क्या कह रहा है? ए को बी कह रहा है मैं तुझे मुंबई छोड़ के आऊँगा। तो क्या यहाँ पर कोई प्रॉमिस है? हाँ है। क्या कोई कंसिडरेशन है? बिल्कुल है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है। अब तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आगे हम कुछ पढ़ते हैं इससे आगे अलग तो हम वो बाद में देखेंगे। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो तो हमारा जो पढ़ने का रहेगा, ये वैसे मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं कुछ ज़्यादा इसमें करवाऊंगा नहीं आपको, कल मैं इसमें डिटेल से आपको शुरू करवा दूँगा। सो फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कि एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एक एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, डेफिनेशन की तरह से बात करेगा। फिर एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। चलो थोड़ा सा हम इसको नीचे करके देखते ही हैं। हाँ जी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको अभी भी बताया ना कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन बच्चों आपको टिप्स पे याद करनी है, इसका कोई मतलब अल्टरनेट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको ये डेफिनेशन याद करनी ही करनी है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं कोई, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में आपसे। तो मान ले आपसे पूछता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सबसे पहले उसको ये डेफिनेशन परोस के देनी है आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका सेक्शन भी याद करना है आपको, सेक्शन 2H है ना, ये याद करना है। मैं करवा दूंगा इसको, इस सेक्शन को याद कैसे करते हैं, लेकिन एक बार आपको ये परोस के देनी है बच्चों ये ज़रूर से, कि अगर आपसे पूछता है कि एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल क्या होता है, तो भी मतलब जरूर से ये लिखो, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सबसेक्शन H क्लोज H सॉरी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बस ये आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। पेपर में अगर 3 क्वेश्चन आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और कुछ ऐसा मतलब पूछता है तो तीनों बार लिखो, नंबर मिलेंगे। सो हमने उसके बाद पढ़ा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एक उसकी एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है जी सबसे पहले हमने बात की कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट की भी एक डेफिनेशन है बच्चों। एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है, अच्छा ये मैंने अभी भी बताई है आपको। ये सेक्शन इसका 2E है, ये भी आपको याद करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन थी, सेक्शन 2H में दी गई थी। क्या थी? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब फिर हम बात करते हैं किसकी, एग्रीमेंट की। सो एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है बच्चों, 2E। एग्रीमेंट क्या करता है, अच्छा पहले ये बताओ, पहले एग्रीमेंट आएगा या कॉन्ट्रैक्ट आएगा? पहले एग्रीमेंट आएगा ना, एग्रीमेंट होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसलिए जो सब इसका सेक्शन है ये भी पहले ही आएगा, ये E है, ठीक है। सो इतना याद हो सकता है इस तरह से, और कोई नहीं। सेक्शन 2E ये भी याद करना है बच्चों आपको। मैं ज़्यादा सेक्शन नहीं, बस 15 से 20 सेक्शन आपको याद कर दूंगा, कर लेना अच्छे से। सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस forming the consideration for each other is called agreement, okay? अच्छा जी, उसके बाद आती है ये प्रोमिस क्या होता है। अब मतलब बोर मत होना कि ये डेफिनेशन ही डेफिनेशन आ रही है, 4 से 5 डेफिनेशन आएगी बच्चों शुरू में, उसके बाद तो ये ऐसे मतलब प्लेन मक्खन की तरह चलेगा चैप्टर। सो बात क्या आ रही है, प्रोमिस क्या होता है बच्चों। अच्छा प्रोमिस पहले आएगा, एग्रीमेंट पहले आएगा, कॉन्ट्रैक्ट पहले आएगा? पहले आएगा प्रोमिस। प्रोमिस से क्या बनेगा, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट।
मैं भी आपको एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, लेकिन एग्जाम में लिखना कहता है व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto, मतलब अपनी इच्छा जाहिर करता है, to the proposal is said to be accepted, और proposal जब accept हो जाता है तो वो बनता क्या है, promise। अब proposal वर्ड से आपके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे होंगे बच्चों, एग्जाम में मत लिख देना यार, वरना है ना मतलब आपकी ऐसी इमेज बन जाएगी पूरे पेपर में, वो सड़क छाप बच्चों वाली इमेज बन जाएगी और नंबर बहुत ज़्यादा खोओगे आप। ठीक है, समझने के लिए अच्छा है, लेकिन कोई भी ऐसा गलत एग्जाम्पल एग्जाम में बच्चों मत लिख देना। ये बहुत प्रोफेशनल एग्जाम होता है, जितना प्रोफेशनल रहोगे मतलब आपके वर्ड्स में प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, सो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमें मतलब नहीं है मतलब मस्ती से, हमें मतलब है सीए साहब कहलवाने से, और वो भी जल्दी से जल्दी। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, अच्छा इस बात का क्या मतलब हुआ, जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कैसे, अब मान लो कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, वो कहता है कि मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, और वहाँ पे कोई व्यक्ति और भी खड़ा था, वो जेब से पैसे निकाल के कहता है ये लो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या वो मतलब कर सकता है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट? नहीं। अब मैं वही बात कर रहा था कि बच्चों ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं देने होते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी थोड़ा सा है ना बताना पड़ जाता है, क्योंकि अभी आपका इनिशियल लेवल है। अब आपकी शादी के लिए अगर रिश्ता है तो क्या पड़ोसी उसके लिए हाँ कर सकता है? नहीं कर सकता ना, बस वही बात है। प्रपोजल अगर आपके लिए है आप ही एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये एग्जाम्पल बार बार करूँ बच्चों, एग्जाम में मत लिख देना, नंबर है ना मतलब आपके मार्क्स खा जाएगा एग्जामिनर। तो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया गया था, अगर वो अपनी कोई उस पे एसेंस देता है कि हाँ ठीक है ओके, तो क्या बन जाता है वो, द प्रपोजल को कहा जाता है कि वो एक्सेप्ट हो गया है। मतलब अब आपको कोई पर्सन प्रपोजल दे रहा है और आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो गया। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। एंड एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट, एंड एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों एक दूसरे से लिंक्ड है, देखो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती जा रही है इसमें। ठीक है, सो व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया था, signifies his assent to the proposal to whom is made, the proposal became accepted, और accepted proposal को बोला जाता है promise। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या हुआ, ऑफर या प्रपोजल और उसकी एक्सेप्टेंस। ये आपका स्टडी मटेरियल ही है बच्चों, थोड़ा सा मोर और लेस। ठीक है, अच्छा ये इस तरह की क्वेश्चन है, ये भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन बनता है इसका भी। आप इस तरह की चीज़ों को लिखना सीखिए, अपनी आदत बनाइए। सेकंड थिंग, एनफोर्सेबल बाय लॉ। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें दो ही बातें पढ़ी थी, दो एलिमेंट्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, क्या, एन एग्रीमेंट होना चाहिए एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ की बात हम अब डिटेल से पढ़ रहे हैं। अगर एग्रीमेंट है और उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मतलब उसको कोई लीगल आपने लीगली वैलिड करना है, लीगली ऑब्लिगेशन उसकी बनानी है, सो वो होना चाहिए एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब हम कोर्ट में जाके उसकी एनफोर्सेबिलिटी के लिए चैलेंज कर सकें। मैंने एक मतलब बिल्डिंग ली किराए पे, रेंट एग्रीमेंट किया उसके साथ, और जब मैं पोजेशन लेने के लिए गया, वो 5 साल का एग्रीमेंट था उस टाइम, वहाँ पर मतलब ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन जब मैं उसकी पोजेशन लेने गया बिल्डिंग की, तो जिस बंदे की बिल्डिंग थी उसने मेरे को मना कर दिया, कहता है नहीं मैं आपको ये बिल्डिंग नहीं दूंगा, मेरे पास तो कागज है, एग्रीमेंट है मेरे पास, एक कॉपी उसके पास है, एक कॉपी मेरे पास है, ऐसे कैसे मना कर देगा, चाहे मैं उसके अंदर नहीं गया, मेरे पास 5 ईयर्स का एग्रीमेंट है ना। सो मैं कोर्ट में जाऊँगा, कहूँगा जज साहब इस व्यक्ति ने मेरे को ये हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये व्यक्ति मुकर रहा है, इसको सजा दीजिए। अब क्या होगा, या तो मेरे को बिल्डिंग दिलवा दी जाएगी या मुझे फाइन दिलवाया जाएगा, जो भी मतलब मेरा नुकसान हुआ वो मेरे को दिलवाया जाएगा। सो क्या ये एनफोर्सेबल था? बिल्कुल था। अब मान लो वो
गया, मैंने कहा ये लो भगवान जी 100 रुपये। अब मैंने 100 रुपये तो चढ़ा दी, जैसे ही मंदिर से बाहर निकला मेरी टुकाई कर दी कुछ बंदों ने मिलकर। तो क्या मैं भगवान को चैलेंज कर सकता हूँ कि देखो देखो भगवान जी अभी भी 100 रुपये मैं चढ़ा के गया था और मेरी बाहर जाती पिटाई हो गई? तो नहीं, वो चैलेंज नहीं हो सकता। सो जो एग्रीमेंट है वो अगर बाय लॉ इन्फोर्सेबल है, मतलब हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस में एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे 2 एग्जांपल दिए गए हैं, लिखा गया है ए बी को कहता है टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख। Here A is under an obligation to give his car to B and B has the right to receive the car on payment of rupees 2 lakh। B की obligation है 2 लाख रुपए देना और A की obligation है उसको कार देना। मतलब क्या है? मतलब फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर एक बंदा पैसे दे रहा है, दूसरा बंदा कार दे रहा है, एक बंदे के लिए पैसे कंसिडरेशन है, दूसरे बंदे के लिए कार कंसिडरेशन। ओके, अब ये एक छोटा सा दिया गया है यहाँ पर, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेट्रा, दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन एंड सो आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इनके बारे में बच्चों आगे बहुत डिटेल आएगी, इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम बेसिक पॉइंट्स अपने चल रहे हैं, हम उन्हीं को देखेंगे। तो हमने देखा था कि प्रपोजल होता है, जिस बंदे को प्रपोजल दिया जाता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his essence thereto, the proposal is said to be accepted, or when the proposal is accepted it is called what? क्या लगता है? Promise, and every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called agreement। याद रखनी है बच्चों, 3 डेफिनेशन है प्यारी प्यारी। सो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हुआ, वो एक्सेप्टेंस हुई, उसकी एक्सेप्टेड प्रपोजल बन गया, एग्रीमेंट बन गया, और अगर वो एग्रीमेंट बाय लॉ एनफोर्सेबल है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आती है बच्चों ये एक डिफरेंस, मैं आज आप लोगों को इतना करूँगा।